बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन आपन कार्यक्रम का आगे बढ़ाए से पहले रौरमन के आरजू है, विनती है, प्रार्थना है कि देखो कोरोना एखन ख़त्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जा है से ले रौरमन से विनती करत थी कि रौरमन आपन और अपन छुआ मन के ख्याल करूँ, मास्क पहनू, सैनिटाइजर से साबुन से हाथ को धो और 2 गज कर दूरी के बनाए के रखूँ। तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना 2023 देगा किसानों को खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। उचित साफ सफाई द्वारा पशुओं को बचा सकते हैं थनैला रोग से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना 2023। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जोहार योजना के अंतर्गत किसानों को उत्पादन से लेकर बाजार तक मुहैया कराने की योजना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ ही 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस मौसम में दलहनी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग या फफूंद रोग लगते हैं। यदि आपके दलहनी फसलों में सफेद चूर्ण जैसा दिखे तो यह इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग के लग जाने की स्थिति में फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन प्रभावित होती है। घुलनशील सल्फेक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ या रिडोमिल MZ नामक दवा के छिड़काव से पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम हो सकती है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में जान ली। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। प्रणाम किसान भाइयों। प्रणाम। और कैसी चल रही है आप लोगों की खेती बाड़ी? कैसा चलेगा भाई बाबू, बस जैसे तैसे खींच रहे। अब खेती बाड़ी में पहले ऐसा लाभ रहा? क्यों? अब तो हर जगह किसान खेती से अच्छा लाभ कमा रहा है। खेती से कमाकर घर गाड़ी सब कुछ खरीद रहा है। खेती से सिर्फ पैसे से मजबूत और बड़े जमीन वाले किसान ही लाभ कमा पाते हैं। हम जैसे छोटे किसान कहाँ लाभ कमा पाते हैं। बस किसी तरह गुजारा करने भर पैसे कमाते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे किसान भी कृषि को अपनाकर लाभ कमा सकता है। देखिए, आप लोग के पास यदि कोई समस्या है तो मुझे बताइए। कृषि मित्र होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। अभय बाबू, मैं अपने खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसे के अभाव के कारण अपने फसलों पर अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता है। और मेरे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, उर्वरक का भी अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हर बार फसल खड़ा करने तक में पैसे कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कीटनाशक का उचित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता हूँ। सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। बताइए कैसे होगा मुनाफा? रही बात मेरी, तो मैं उर्वरक और कीटनाशक का सही तरह से इस्तेमाल करता हूँ। सिंचाई भी समय समय पर अच्छे से करता हूँ, लेकिन पैसे की कमी के कारण खेती के लिए उन्नत और वैज्ञानिक तरीका नहीं अपना पा रहा हूँ। इससे खेती से अच्छा लाभ नहीं कमा पा रहा। आप जैसे छोटे और सीमांत किसानों के समस्या का एक ही समाधान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? ये कौन सी योजना है भैया? इससे हमें खेती में क्या लाभ मिलेगा और इसके लिए हम आवेदन कहाँ और कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान ऑनलाइन आवेदन कर हर वर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर सकता है। और इस सहायता राशि से हमारे किसान भाई बीज, उर्वरक, कीटनाशक और तकनीकी खेती में उपयोग किए जाने वाले उपकरण की खरीदारी भी कर सकता है, जिससे हमारे किसान भाई को काफी लाभ होगा। अभय बाबू, सच में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हम जैसे किसानों के लिए वरदान है। हाँ, सच में। अभय बाबू, हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएंगे। क्यों? हाँ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के स्वागत है। तो चलिए अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी बहुत सुंदर है। ये जानकारी है कि मिश्रित खेती से किसानों को लाभ है। नहीं, मिश्रित खेती से किसान भाई बहन के लाभ हुआ थे, इससे हम जाना थी। अब देखो, एगो फसल करे से किसान भाई बहन के नुकसान होते रहे है नहीं। खाद है, बीज है, सिंचाई है, कीटनाशक है, किस्म किस्म का है। अब वो खर्चा बढ़े, ऊपर से बढ़िया है कि मिश्रित खेती करके उमन के लाभ हुए। अगर मान लो कि फसल में घाटा हुआ थे तो दूसरा फसल बेच के वो नुकसान के पूरा हो सकेला है नहीं। तो इकर बारे में रौरे में चलू फीचर कर माध्यम से जानकारी के दिवा थी। मिश्रित फसलों की खेती आज के वक्त की मांग है। कृषि जानकार कहते हैं कि मिश्रित फसलों की खेती से अभिप्राय उस खेती से है जब एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को पैदा किया जाता है। साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को कोई विशेष हानि ना हो, इसके लिए उन्नत फसल चक्र अपनाया जाता है। झारखंड में हम देखते हैं कि किसान एक ही क्रॉप को लगाना पसंद करता है, चाहे वो धान हो या उसके बाद में जो चना हो या कोई दलहनी फसल हो। कई बार किसान फलों की भी खेती करते हैं, वहाँ भी एक ही प्रकार का फल को लगाते हैं। तो एक ही प्रकार की खेती करने से किसानों को नुकसान ये होता है कि बाई चांस किसी कारणवश उस महीने या उस सीजन में वो फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाती है तो किसान को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो जाता है। अगर किसान भाई इस प्रकार के घाटे को कम करना चाहते हैं तो उनको मिश्रित खेती अपनाना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड मोड में खेती करना चाहिए, जिसको हम IFS मॉडल भी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट को साथ में लेकर उसकी खेती की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी एक कंपोनेंट है उसका फ़ायदा उसके दूसरे कंपोनेंट के लिए होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो उससे निकलने वाला गोबर है खाद बन के आपके ही क्रॉप धान, मड़ुआ या जो दलहनी फसलें हैं उसमें काम आता है। उसी प्रकार से ज़्यादा एक से ज़्यादा कंपोनेंट का एक साथ खेती करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा सभी लगाएंगे, तो अगर एक क्रॉप फेल भी होती है, एक क्रॉप से नुकसान भी होता है, तो बाकी फसलों से आपको फ़ायदा हो जाता है। मिश्रित खेती की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, ये सवाल हमारे जहन में कई बार आते हैं। इसको लेकर भी जानकार कहते हैं कि मिश्रित खेती कहीं पर लाभ के उद्देश्य से किया जाता है तो कहीं पर मजबूरी के कारण होती है।
जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर पशुओं की महामारी होने की संभावना ज्यादा रहती है तो केवल फसल उत्पादन ही किया जा सकता है। सिंपल सा हम एक आपको उदाहरण देंगे कि जैसे हम बहुस्तरीय कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, जहाँ पे हम एक लकड़ी का पौधा, एक फल में आम का पौधा, उसके बाद में एक जल्दी फल देने वाला पौधा जिसमें आप अमरूद है, नींबू है, शरीफा है, या उसके साथ में आप सतालू भी ले सकते हैं झारखंड में, और उसके साथ में विभिन्न प्रकार के इंटरक्रॉप की खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप धान मड़वा भी कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में, दलहनी फसल भी कर सकते हैं उसके बाद में, और सब्जी की खेती भी कर सकते हैं आपके पानी की उपलब्धता के अनुसार। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। हमने लकड़ी भी लिया है, फलों भी लिया है, इंटरक्रॉपिंग भी लिया है, तो आपको सालों भर कुछ न कुछ पैसों का आमदनी होता रहेगा। और उसी के साथ में अगर किसी एक फसल से नुकसान होता है तो बाकी 3 या 4 फसलें जो आप कर रहे हैं उससे फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत सारे किसान हैं जो इसी कड़ी में इसको और अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इसके साथ में पशुओं का या पशुपालन का भी समन्वित कर रहे हैं। इसमें कई किसान भाई हैं जो मछली की खेती भी कर रहे हैं, जिनके पास तालाब की उपलब्धता है, और तालाब के साथ में अगर पानी है तो वहाँ पे हाई वैल्यू वेजिटेबल्स का भी खेती साथ में कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साथ लगा सकते हैं। इस प्रकार की खेती करने से आपको हम देखते हैं कि मुनाफा है वो तो कहीं हद तक बढ़ भी जाता है किसानों का, और उसी के साथ में हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता क्षमता भी बनी रहती है। मिश्रित फसल से आखिर क्या लाभ हैं, ये भी अहम सवाल है। तो जानकार इसके बारे में कहते हैं कि कुल बोए गए क्षेत्रफल में इससे वृद्धि होती है। एक ही खेत से अनाज, दाल और तेल आदि की फसलें उगाकर पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, साथ ही पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। झारखंड के परिवेश में देखते हैं तो हमारे पास जितनी भी जो टाण एरिया है, जिसको हम अपलैंड्स बोलते हैं, वो किसान उसको समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर उसमें हम मिश्रित खेती करते हैं और जितने भी साइंटिफिक इंटरवेंशंस को हम लगाते हैं तो वहाँ से किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मिश्रित खेती में आप जो बारिश के समय है आप उसमें धान्य फसलें ज़्यादा करना चाहते हैं, जिसमें आप मकई लगा सकते हैं जो बहुत ही जल्दी अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर देती है, ताकि आप सेकंड क्रॉप के लिए आपको प्रॉपर नमी मिल पाए। उसी प्रकार से वहाँ पे अगर धान आप लगाते हैं जो कम ड्यूरेशन वाला होता है, कम अवधि वाला होता है, जिससे कि आप दूसरी फसल बिना पानी के कर पाएँ। तो मिश्रित खेती में इस प्रकार के साइंटिफिक इंटरवेंशन करते हैं, कम ड्यूरेशन वाली फसलें लगाते हैं, और उसी के साथ में आप जो हमारे पशुओं का उसको समावेशित करते हैं इस प्रकार के इंटीग्रेशन में, तो आपको कहीं अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और कुछ एरिया में आप फलों के पौधे को ज़रूर लगाइए, तो फल, पशु और धान्य फसलें, उसी के साथ में अगर आप तालाब अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार के कंपोनेंट लेते हैं तो हम 1 एकड़ में किसान अपना जो उसको एक फैमिली को जो खाने के लिए चाहिए उतना तो अन्न है, आपका दाल है, आपकी सब्जी है, फल है और दूध, उतना तो उत्पादन कर लेगा। साथ में सरप्लस होने पे वो उसको बाज़ार में भी बेच सकता है। तो मोटा मोटा 1 एकड़ से हम मान के चलते हैं कि किसान अपना खुद का भरण पोषण करने के बाद भी वो 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना कमा सकता है। भूमि की उर्वरा शक्ति का सही प्रयोग किया जाता है। भूमि को विभिन्न सतहों से नमी और पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है तथा दलहनी फसलें भूमि में नाइट्रोजन स्थापित करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए, मिश्रित खेती के बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। हम बहुत सारे जो हमारे ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम में हम देखते हैं, जहाँ पे किसान मुर्गी है, सूअर पालन है, उसके साथ में खेती करते हैं। तो उस प्रकार के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किसान आराम से अपना भरण पोषण करने के बाद भी आराम से वो 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना 1 एकड़ से कमा ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिनके पास में कम जोत है, कम भूमि है, वो बाहर मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे अपना अन्न खरीदने के लिए, और उसी के साथ में उनको आमदनी भी हो जा रही है। तो इस प्रकार का जो भूमि खाली पड़ी हुई है, टाण भूमि, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, मिश्रित खेती शुरू कीजिए। धीरे धीरे वो ज़मीन आपका देखिए इतना उर्वरक हो जाएगा कि आप उसमें सोना भी उगल पाएंगे। तो बताओ किसान भाई बहन मन, ये मिश्रित खेती करके जो रोरमन के लाभ हुई वो ठीके है नहीं? हाँ, तो ठीक है, अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते दूसरा जानकारी की ओर। बहुत किसान भाई बहन मन मुर्गी फार्म खोलेना, मकिल उकर चूजा मन के देखभाल, रख रखाव, उकर बचाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसान भाई बहन मन अगर रोरेमन मुर्गी फार्म खोली तो चूजा या तो रोरेमन बाजार से खरीदा थी या अंडा से उपलब्ध करवा थी, है नहीं? दुइयों में मुर्गी के चूजा के बचाना, उमन का रख रखाव बहुत जरूरी है। काले कुमन के खान पान, तापमान, दवाई
सबके देखे के है। तो अगर इकर बारे में जानकारी चाहिए तो हमरे के जे डॉक्टर साहब हैं उनका से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मुर्गियों के चूजों की देखभाल एवं बचाव किस प्रकार से की जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक मुर्गियों की चूजों की बात है तो उनका बचाव या देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए। जी हाँ, हमारे बहुत सारे जो किसान हैं अभी मुर्गी पालन से जुड़े हैं और मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें बहुत ही जल्दी आय किसानों को मिल जाती है, आमदनी मिल जाती है। और जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि हमारे शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण परिवेश में ही मुर्गियों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे बहुत सारे किसान इस मुर्गी पालन से जुड़ रहे हैं। मुर्गी पालन में मुख्य रूप से जैसे ब्रॉयलर पालन की जो बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि सबसे पहला जो ब्रॉयलर पालन का जो मुख्य जो मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात यदि करते हैं तो उसमें सबसे पहले है कि अच्छे नस्ल का चूजा वो खरीदना। मुर्गी पालन भी हम देखते हैं कि दो तरह से, एक ब्रॉयलर पालन करते हैं, दूसरा जो है कि बैकयार्ड की तरह भी मुर्गी पालन करते हैं ग्रामीण परिवेश में। तो दोनों का नस्ल अलग अलग है। अगर ब्रॉयलर पालन जो कर रहे हैं, जो उजले रंग की मुर्गियां होती है, तो ये ब्रॉयलर पालन के लिए ये लगभग 28 दिन या 30 दिन में मुर्गियां तैयार हो जाती है चूजों से। बैकयार्ड स्थिति में जो मुर्गी पालन करते हैं वो बैकयार्ड में देखा जाता है कि लगभग 3 से 4 महीने में वो मांस के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रॉयलर पालन में जो भी किसान मुर्गी पालन से जुड़े हैं तो उसमें देखा जाता है कि वो चूजे, बहुत सारे जो कंपनी है उसके चूजे बाज़ार में उपलब्ध हैं और वो चूजे हमारे किसान लाते हैं और 28 दिन 1 महीने तक उसको रखते हैं और उसके बाद उसका वजन 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो तक होता है तो बाज़ार में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस समय 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि जब हम चूजों को जब लाते हैं तो उस समय वातावरण में जब बदलाव होता है, चेंज होता है, तो मुर्गियों के लिए, चूजों के लिए विशेष रूप से आवास की व्यवस्था करनी होती है और आवास में सबसे ज़रूरी होती है कि उसका तापमान। पहला जो सप्ताह का जो चूजा होता है उसमें लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट वातावरण कमरे का तापमान होना चाहिए और उसके बाद हर सप्ताह 5 डिग्री तापमान जो है कम करना चाहिए। मतलब दूसरे सप्ताह का चूजे हैं तो उसमें 90 डिग्री, तीसरे सप्ताह के चूजे हैं तो उसमें 85 डिग्री। चूजों जो होते हैं उसमें मृत्यु दर, अगर हम लोग तापमान मेंटेन नहीं करते हैं तो उसकी मृत्यु दर उसमें चूजों में अधिक हो जाती है। तो इस तरह से सबसे पहला चीज़ तापमान मेंटेन करना है। पहला सप्ताह का जो चूजा जब हम लोग खरीद कर लाते हैं तो उसमें विशेष रूप से उसको अलग कमरे में रखना चाहिए। उसमें ब्रूडर जो स्पेस करते हैं उसमें रखना चाहिए। यहाँ तापमान के लिए बल्ब वगैरह लगाते हैं, बल्ब जिससे कि नियत तापमान हम उसको दे पाते हैं। साथ ही साथ खिलाने के लिए हम लोग पेपर बिछाते हैं, पेपर पे चूजों को खाने के लिए और पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे चूजे को आकार बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है फिर हम लोग चूजों को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि मुर्गियों के चूजों के लिए खास करके तापमान की किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आवास की बात है तो आवास किस प्रकार से बना होना चाहिए। चूजों का जो हम लोग ब्रॉयलर पालन करते हैं तो सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आवास साफ़ सुथरा और सैनिटाइज्ड होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट वगैरह का यूज होना चाहिए। बहुत सारे जो मुर्गी पालन करते हैं उसमें देखा जाता है कि बीमारियां आ जाती है, रानीखेत, गंबोरो बीमारियां आ जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप सही ढंग से जो आवास है उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि वातावरण बहुत ही ज़रूरी है कि नियत वातावरण उनको देना है। तो उस वातावरण के लिए आवास बिल्कुल सभी तरह से बंद होनी चाहिए और दिन में जैसे अभी धूप का समय है तो आप उसको खोल दीजिए, रात के समय जब ठंड अधिक है तो बंद कर दीजिए, गर्मी के समय में अगर अधिक तापमान बढ़ रहा है और तो उसको उस तरह से वेंटिलेटर वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए। फैन की भी कभी कभी हम लोग सुविधा लगाते हैं। लेकिन उस समय देखा जाता है कि तापमान एक बहुत ही जो प्रबंधन की बात करते हैं तो बहुत ही मायने रखता है और जब वातावरण का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखा जाता है मुर्गियां सब इधर उधर घूमने लगती है और जो सोर्स बल्ब के दूर भागती है और जब वातावरण का तापमान कम होता है तो सब लोग बल्ब के आसपास ही सिमट जाती है। तो ये दो चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर सही वातावरण मिल रहा है, सही तापमान मिल रहा है तो मुर्गियाँ सभी जो अंदर जो आवास है उसमें इक्वल रूप से सभी तरह से विचरण करती है। दूसरी चीज़ है कि टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है।
खास करके जो हम लोग ब्रॉयलर पालन करते हैं तो 3 टीके की आवश्यकता होती है। पहला मैरेक्स और दूसरा रानीखेत, तीसरा गंबूरो। मैरेक्स जो है कि 0 डे में बहुत सारी जो कंपनी ब्रॉयलर जो चूजे देती है तो मैरेक्स टीका वो लगा कर देती है। तो उसमें किसानों को पहला सप्ताह में रानीखेत और दूसरा से तीसरा सप्ताह में गंबूरो का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो टीका नहीं लगाने से ये बीमारियां आ जाती है और बड़ी संख्या में मृत्यु दर होती है। उसी तरह से खास करके ग्रामीण परिवेश में जो मुर्गी पालन से जुड़े हैं और जो हाइब्रिड नस्ल की मुर्गियां या देसी नस्ल की मुर्गियां पालते हैं तो उसमें किसान टीका नहीं लगाते हैं। तो उसमें उनको पहला सप्ताह में मैरेक्स का टीका लगाना है, छोटा चूजा में ही। फिर जब वो 1 सप्ताह का जब चूजा हो जाता है 7 से 10 दिन का तो रानीखेत का टीका लगाना है। और फिर 13 से 14 दिन का होता है या 15 दिन का हो जाता है तो गंबूरो का टीका अगर लगा करके इससे बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आपने टीकाकरण के बारे में तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन चूजे तब पुष्ट होंगे जब उनको बेहतर भोजन मिलेगा। जी। तो उनके लिए पौष्टिक आहार या भोजन किस प्रकार से होनी चाहिए? अभी जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उसके लिए बाजार से बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे से पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार मिलता है। इसमें से छोटे चूजे हैं उसमें प्री स्टार्टर दाना मिलता है तो प्री स्टार्टर दाना उसको लाकर खिला सकते हैं। उसके बाद स्टार्टर, फिर ग्रोअर और जो अंडे देने वाली हैं उनको लेयर दाना देते हैं। लेकिन ब्रॉयलर जो ये बैकयार्ड में जो मुर्गी पालन करते हैं जो किसान ग्रामीण परिवेश में, वो दाने को सस्ता करने के लिए कम खर्च के दानों को खुद से ही बना सकते हैं। इसमें मकई का दर्रा, गेहूं का चोकर, मछली का चूर्ण, सूखी मछली का चूर्ण, मिनरल मिक्सचर, ये बादाम की खल्ली और सॉल्ट, नमक, विटामिन्स, ये सब मिला करके भी अपना दाना मिश्रण बना सकते हैं और चूजों को या फिर मुर्गियों को जो अंडा देने वाली या छोटे चूजे हैं उनको दे सकते हैं खिलाने के लिए। तो इस तरह से आवास, आहार, टीकाकरण, ये अगर आपने सही ढंग से किया है तो निश्चित रूप से जो चूजों में मृत्यु दर की जो बहुत बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण परिवेश में होती है, जो भी मुर्गी पालन से जुड़े हैं, तो इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं उसमें अच्छा आहार, आवास और उसमें टीकाकरण करके। तो देखो आज कर दे जो जानकारी रोरमन लाइन के दिली ई कैसन लागलक, बेस है नहीं। इसमें ऐसे जानकारी तो रोरमन के लाइन के देवीला आशा से कहे लेके देखो भाई मेहमान, अगर ऐसा कोई जानकारी रोटिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरमन इजाजत दो मकिली हे दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।